नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत खूब होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत स्वागत है आपका क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया में। और आज हम करंट अफेयर, देखिए दिसंबर माह जैसे 2024 का खत्म हो रहा है, तो दिसंबर माह में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है। बहुत चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ है, शतरंज स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, बाकी और भी कई अन्य चीज़ें हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एग्जाम ओरिएंटेड, हम हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड की ही बात करते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्रॉनिकल पत्रिका का और क्रॉनिकल मैगजीन का जो है ये एग्जाम सेंट्रिक ही हमेशा रहता है चीज़ें, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो है आपको दिसंबर माह की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है उनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। मेरा नाम है प्रशांत और चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज। विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, आप जानते हैं, आप इस न्यूज से भलीभांति परिचित होंगे। देखिए, एक होती खबर, राइट, न्यूज आपने देख ली, सुन ली, हाँ भाई डी गुकेश भारत के हैं और इतने यंग है और इतनी कम उम्र में उन्होंने ये चैंपियनशिप जीत ली है, ये हो गई खबर। अब उसके बाद क्या बचता है, जो एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं जिनको यूपीपीएससी मान लीजिए, जिनको स्टेट पीसीएस देना है, स्टेट पीसीएस, तो जैसे यूपी की एग्जाम है, बिहार की है, झारखंड की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है, ऐसे एग्जाम के लिए एक हमने तो तुरंत खबर सुन ली, आजकल मोबाइल है सबके पास तो सारी खबरें आ जाती है, बट वो हो गई खबर, हमारी वो काम की नहीं है। वो खबर हम के अंदर जाकर जो जहां से क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चंस वाले कंटेंट को उठा के हम यहाँ पढ़ाएंगे, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको ये सब याद ना, हाँ कोई तो बना तो था यार, हाँ उस दिन नोटिफिकेशन भी आया था हमारे पास, इतना याद आएगा, बट उससे आगे याद नहीं आएगा अगर अंदर की खबर नहीं पड़ी है जो जहां से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, जहां से क्वेश्चन बनता है उस कंटेंट को हम डील करते हैं। और भारत के जो डी गुकेश है, डोमराजू गुकेश उनका नाम है, सबसे कम उम्र में यह विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। ये बहुत गौरवशाली बात है, हमें एज अ इंडियन, एज अ भारतीय हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये हमारे देश से बिलोंग करते हैं। कहाँ प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, क्वेश्चन यही से बनता है, सिंगापुर में, राइट, सिंगापुर में जो है प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। और ये क्या था, 14वां और आखिरी शास्त्रीय गेम, क्लासिकल गेम, जैसे शतरंज में कई सारे गेम चलते हैं, तो उसमें वो 14th वाला जो गेम में जब ये आए दोनों, ये गुकेश और उनके प्रतिस्पर्धी डिंग लीरेन जो चाइना से है, वो जब आए तब वहां उन्होंने जो है गत चैंपियन माने कौन, 2023 जो पिछले जो चैंपियन बने थे 2023 में, चाइना से थे, वो फर्स्ट एशियन व्यक्ति थे वैसे तो, कम उम्र में ये चैंपियनशिप जो है 7.5 6.5 से इनको हराया, और महज 18 साल के हैं ये, राइट, और ये विश्व शतरंज के चैंपियन बन गए हैं। महज 18 साल की उम्र है, मतलब बताते हुए भी बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि 18 साल की उम्र में पूरी दुनिया इस बंदे ने जीत ली है, राइट। चलिए आगे बढ़े। इस चैंपियनशिप के संदर्भ से देखो, ये यहां से क्वेश्चंस बनता है, ये है हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस यहां बनेंगे, राइट, ये क्वेश्चन यहां बनेंगे। सिंगापुर में हुई थी कब, 25 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच, 25 नवंबर से 12 दिसंबर में। ये इतिहास में केवल 18वें चैंपियन है, 18 साल के भी है और 18वें चैंपियन भी है आज तक, जब से ये प्रतियोगिता स्थापित हुई है। कब स्थापित हुई है, 1886 में। वैसे आज ये चैंपियनशिप है, मगर शुरुआती दौर में दो ही लोगों ने अपने लिए दो लोग खेले थे, उनमें से एक थे विल्हेम स्टिनिट्ज और जोहान्स ज़ुकेलटोल्ट, ये दो लोग आपस में खेले थे और इन्होंने इस प्रतियोगिता के रूप में इसकी जो है शुरुआत करी थी। ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी विलियम स्टिनिज, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी थे, विलियम स्टिनिज ये पहले शतरंज विश्व चैंपियन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये तो 18वें हो गए, 18 हमारे जो डोम्बुराजू गुकेश है ये 18वें चैंपियन है, मगर पहले चैंपियन कौन है, विलियम स्टिनिज, राइट। और यही 1886 से 1894 तक जो है ये 4 जीत के साथ इन्होंने ये किताब जो है अपने नाम किया था, 4।
अब ये आयोजन कौन करता है? फिडे। ये फिडे फ्रेंच वर्ड है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन। ये जो है चेस फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है और 1948 में इसने ये जिम्मेदारी ली थी। दो लोग आपस में खेले, वहां से चैंपियनशिप शुरू हुई, पहले उनमें से एक जीते और उसके बाद जो फिडे, जिसको ये फ्रांस जो है, फ्रांस में है ये संस्था, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड चेस जो है, ये इसको अब आयोजित करती है। अब इसमें चयन जो प्रक्रिया है, किस तरह से चयन होता है दो खिलाड़ियों का और किस तरह से चलते हैं, अगर इसमें आप जाए तो डिंग लीरेन जो थे ये 2023 के मौजूदा चैंपियन थे। अब जो है हमारे डी गुकेश साहब है, डी गुकेश, राइट। डिंग लीरेन जो है एक चीनी शतरंज खिलाड़ी है और ये जो है नंबर 1 खिलाड़ी का किताब जो है इन्होंने अपने नाम किया है और चीन के पहले खिलाड़ी है और एशिया के तीसरे ऐसे खिलाड़ी है। तो दो तो हमारे, एक तो गुकेश जी हो गए, एक हमारे ये जो चीन के डिंग लीरेन हो गए। तो पहले खिलाड़ी कौन है बताऊंगा अभी, राइट। गुकेश के बारे में जान लेते हैं। 2024 टोरंटो में आयोजित कैंडिडेट्स जो टूर्नामेंट थी, कैंडिडेट टूर्नामेंट, इसमें जो है ये जीते थे, अपना स्थान इन्होंने अर्जित किया था। मतलब यहाँ जब जीते तब जाके इनको जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा मिला था। और अब तक के भारत के विजेता कौन है? विश्वनाथ आनंद, 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन है, 5 टाइम्स। और यही पहले व्यक्ति भी है, जो 3 व्यक्ति में कह रहा था एशिया के, उनमें से पहले व्यक्ति यही है, राइट। डी गुकेश के बारे में जान लेते हैं। गुकेश डोम्माराजू नाम है इनका पूरा, राइट। महज 18 साल 29 मई 2006 को चेन्नई में जन्मे हैं और ग्रैंड मास्टर की उपाधि उनके पास है, जो 12 वर्ष 7 महीने और 17 दिन की उम्र में हासिल की थी। ग्रैंड मास्टर माने बहुत बड़ी चीज होती है और उन्होंने सिर्फ महज 12 साल की उम्र में ये उपाधि हासिल कर ली थी और वो अब तक दुनिया, वो तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। सिर्फ तीसरे व्यक्ति है ये पूरी शतरंज के दुनिया के। गुकेश विश्व जो है चैंपियनशिप जीतने वाले केवल तीसरे एशियाई भी है। मैंने बता दिया आपको, विश्वनाथ आनंद और जो डी गुकेश के गुरु भी थे, और डिंग जो है ये दूसरे हैं और गुकेश जी अपने तीसरे हैं। 2750 की शतरंज रेटिंग तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है, राइट। एक रेटिंग दी जाती है, मैं आपको जब शतरंज के, खैर हमारी वो बहुत काम की चीज है नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, जैसे आई एम टेलिंग यू फॉर द इंफॉर्मेशन कि वहाँ रेटिंग दी जाती है और दुनिया भर में ऐसी रेटिंग्स को व्यक्तिगत लेते हैं और मैग्नस कार्लसन सबसे हाईएस्ट रेटिंग पाकर नंबर 1 पर है। 45वें शतरंज ओलंपियाड अगर 2024 की बात करें तो एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक के विजेता भी थे यहाँ पे जब गए थे ओलंपियाड में, और एशिया खेल 2024 में जो है इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था टीम के साथ, राइट। अब देखिए शतरंज में प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, मैंने अभी आपको बता दिया, ऑब्वियसली विश्वनाथ आनंद, ये तीसरे हैं, वैसे भारत के दूसरे, राइट। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ये भी चेस मास्टर, चेस खिलाड़ी है, और विदित गुजराती भी चेस खिलाड़ी है। शतरंज में कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 है? देखिए मैग्नस कार्लसन, गैरी कास्पारोव, विश्वनाथ आनंद और बॉबी फिशर, इनमें से मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि मैग्नस कार्लसन जो है ये वर्ल्ड में शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी है। इन्होंने ये किताब जो है मैग्नस कार्लसन ने विश्वनाथ आनंद जी को हराकर ये किताब मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया था, राइट। चलिए, विश्वनाथ आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? ए 1, B 5, C 4, D 3। तो ये विश्वनाथ आनंद साहब जो है इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में। और निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज का खिलाड़ी नहीं है? ये वैशाली रमेश बाबू, B कोनेरू हम्पी, C तानिया सचदेव, D ज्वाला गट्टा। तो आप जो है इसका आंसर जो है आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे तो पता ही है, मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक हमने स्पोर्ट्स से कवर कर ली। देखिए जहां से न्यूज बनती है, मोस्टली जो न्यूज जहां से बनती है मैं आपको बता दूं, जैसे नेशनल न्यूज, राइट, नेशनल न्यूज, IR न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज होती है, स्पोर्ट्स, पर्सन, राइट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो करंट अफेयर की बन जाती सारी, करंट अफेयर, ये सेक्टर है करंट अफेयर का, ये सारा करंट अफेयर का सेक्शंस है। इसमें आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, व्यक्ति की नियुक्ति आ जाएगी, किसी को पुरस्कार मिले, मान लीजिए किसी को पुरस्कार मिले, राइट, पुरस्कार मिले,
या कहीं के कोई इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन व्यक्ति गया, इन सब की चीजें का जो है यहाँ से आपको जो है सारा का सारा सेक्शन जो है हमारा क्वेश्चन का सेक्शंस बनता है। और इन क्वेश्चंस को हमें लेना कहाँ से, हम बताएंगे कि हम वही न्यूज को चुनकर लेके आते हैं जिनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्व है, और उन न्यूज को हम लेकर आते हैं। देखिए अब ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, अब इस पुरस्कार का क्या महत्व है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ मतलब पूरी पृथ्वी से कुछ लोगों को चुनकर गिने चुने अब पुरस्कार है, और 6 लोगों की मैंने तस्वीर लगा के रखी है। इट मीन्स ये 6 ही लोगों को मिला हुआ है, राइट। अब आगे देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है इस फोटो के कारण और इस नाम के कारण, भारतीय। भारतीय ये चर्चा में इसलिए क्योंकि जो पारिस्थितिकी विज्ञानी है, जो इकोलॉजिस्ट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल, दुनिया भर में बहुत सम्मानित व्यक्ति है। भारत में तो है ही है, पूरी दुनिया इनके काम को मानती है, और इनका नेचर के प्रति, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के प्रति इनकी जो समझ है पूरी दुनिया भर में लोग इनको सुनते हैं। ये इनको जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है 2024 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ नामित किया गया। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तब दिया जाता है, ये जिंदगी का सर्वोच्च अवार्ड होता है कि पूरी जिंदगी जिस व्यक्ति ने इस एक काम में अपनी महारत हासिल करके उसकी सेवा की है, तब जाके ये अवार्ड मिलता है। दशकों के लंबे योगदान के लिए ये सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। ये चेहरे को आप देख लीजिए, माधव गाडगिल, ये भारत की खुशकिस्मती है कि ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ है। इनके पिताजी भी बहुत नामचीन व्यक्ति थे। ये इस पुरस्कार के संदर्भ में देख लेते हैं। एक वार्षिक पुरस्कार है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो असाधारण प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है किसी व्यक्ति की, संस्था की, उसके लिए जो है इसको दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो दशकों तक पर्यावरण का काम कोई नहीं करना चाहता। आजकल तो रील का जमाना है, इंस्टाग्राम पे 1 मिनट पे रील डाला और लाइक एंड शेयर्स आ गए, लोग खुश हो जाते हैं। मगर पर्यावरण का काम, संगीत का काम, सीखने का काम और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको दशकों तक आदमी करता है, तब जाके उसकी जो तपस्या, साधना करने के बाद ही उसका रिजल्ट मिलता है। इसीलिए इसको सम्मानित भी, इसीलिए इतने बड़े पुरस्कारों से उसे सम्मानित भी किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको पुरस्कृत किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा। ये यूनाइटेड नेशंस का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। देखिए कितनी गर्व की बात है कि एक भारतीय व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहा है, राइट। ऐसे लोग, ऐसी संस्था जो पृथ्वी की रक्षा का प्रयास करते हैं, जो पृथ्वी को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं, इनके कार्य को ये मान्यता देता है और इनका सम्मान करता है। हर साल यूएनईपी जलवायु परिवर्तन, प्रकृति, जैव विविधता, इकोलॉजिकल जो हमारी विविधता है, इसकी हानि, प्रदूषण और अपशिष्ट जैसे ट्रिपल संकट को संबोधित करने के लिए अभिनव मतलब इनोवेटिव और टिकाऊ यानी सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल, राइट, सस्टेनेबल समाधानों को जो लोग, मतलब देखिए समस्या तो है भाई, पर समस्या के निपटान के लिए जो लोग काम करेंगे, समस्या का समाधान जो लोग लेके आएंगे, जो संस्था लेके आएगी, उनको जो है ये सम्मानित करने का काम करता है। 4 श्रेणियां इसकी, 4 कैटेगरीज है। द 4th कैटेगरीज जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है, 4 कैटेगरीज, राइट, 4 कैटेगरीज है। नीति नेतृत्व, राइट, लीडरशिप, तो ये जो है नीति, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी पर्यावरण के लिए जो वैश्विक या राष्ट्रीय मतलब देश लेवल पर उसका नेतृत्व करते हैं, राइट, और ऐसी नीति बनाते, ऐसी पॉलिसीज बनाते, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी लीडर, कि उसके कारण जो है पृथ्वी की भलाई हो, और ऐसी नीतियां जो बनाते हैं उनके एक कैटेगरी है, वहां ये पुरस्कार दिया जाता है। इंस्पिरेशन और कार्रवाई, प्रेरणा, ऐसे नेता, ऐसी संस्था जो ये पृथ्वी की रक्षा के लिए एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करते हैं, साहसिक कदम उठाते हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटते, कुछ अच्छे कदम उठाने, भले उनको देश में उनके लोगों के द्वारा उनको विरोध हो रहा हो, फिर भी उस विरोध का वो परवाह नहीं करते, और बहुत ही जैसे बोल्ड डिसीजन जिसे कहा जाता है, ऐसे साहसिक कदम उठा रहते हैं, ऐसे नेतृत्व को जो है चुनौती देते हैं और लाखों लोगों को प्रेरित भी करते हैं। यस, ये बहुत बड़ी बात है। देखो भेड़ चाल, जिसको हम भेड़ चाल कहते हैं, पता है ना, भेड़ चाल,
भेड़ चाल चलने वाले आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे, बट उससे अलग जाकर अपने बात पर अड़िग रहकर उसको प्रूव कर देना और उससे दुनिया का और मानवता का भला करना, ऐसे लोगों के लिए जो है पूरी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। ऐसे कई लोग हैं, मतलब नेल्सन मंडेला, गांधी जी और कई सारे लोग। उद्यमशील दृष्टि, स्वच्छ भविष्य के निर्माण के लिए यथास्थिति को चुनौती देने वाले दूरदर्शी लोग, और वो सिस्टम बनाते हैं, नई तकनीक बनाते हैं और अभूतपूर्व दृष्टिकोण का नेतृत्व करते हैं। इनोवेटिव आइडियाज, साइंटिस्ट, इनोवेटिव रिसर्च, ऐसे लोग। और ये सिर्फ समस्या नहीं बताते, उसका समाधान भी बताते हैं। रिसर्च करते लैब में बैठ के, घंटों जंगलों में घूमकर वहां से वो डाटा। देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज हमने सुना है, हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ऐसे स्पीसीज को ढूंढ ढूंढ के उनका रिसर्च करके दशकों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं इस चीज को, राइट। विज्ञान और नवाचार, पर्यावरणीय लाभ के लिए प्रौद्योगिकी। अब आ जाएगी टेक्नोलॉजी की बात। भाई टेक्नोलॉजी तो बहुत जरूरी है ना। आपने देखा होगा रेडियो कॉलर लगाया जाता है काउंटिंग करने के लिए, राइट। और ऐसे ही उसकी सीमा बढ़ाने के लिए जो हमें मार्गदर्शन करे और टिकाऊ दुनिया के लिए संभावनाओं का आविष्कार करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे इनोवेटिव, ऐसे हमारे लोग जो है, ऐसे लोगों को ये 4 कैटेगरीज है, नीति नेतृत्व, प्रेरणा और कार्रवाई, उद्यमशील दृष्टि, विज्ञान और नवाचार। इन 4 श्रेणियों में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। श्रेणी पुरस्कार प्राप्त देश देख लेते हैं हम लोग कौन कौन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट तो माधव गाडगिल जी भारत के हैं। नीति नेतृत्व में दिया गया है सोनिया गुआजारा, ब्राजील की है। प्रेरणा और कार्य के में दिया गया है एमी बोवर्स कॉल्डालिस, गैब्रियल पॉन जो यूएस के हैं और यूएस और रोमानिया के। और विज्ञान और नवाचार ल्यू क्यू चीन के हैं। और एंटरप्रेन्योरियल विजन जो है सेकेम जो मिस्र के हैं, राइट। ये 4 कैटेगरीज में पुरस्कार दिए और ये 4 लोग हैं। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, एग्जाम सेंट्रिक ये फैक्ट्स है, राइट। आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सेपरेटली इनको लिख दिया है, राइट। यूएनईपी कार्यक्रम क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का प्राधिकरण है। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को स्थापित करना, पूरे दुनिया भर के लिए एक एजेंडा बनाना। और संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास कार्यक्रम है, एसडीजी जो हमने कहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सतत विकास कार्यक्रम जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एसडीबी, यहाँ से एसडीजी निकल के आता है, उसको पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बनाना और एक कार्यान्वयन को बढ़ाना, इसका काम करता है। इसका जो वैश्विक एजेंडा है पर्यावरण का, पूरे दुनिया भर के लिए क्या एजेंडा रहेगा, क्या नीति बनेगी, देशों को उस पर एकमत लाना, यूनाइटेड नेशन में वो समस्याएं रखना और उस पर चर्चा कराना और उसके लिए क्या निकालना, समाधान। देखिए समाधान बहुत जरूरी है। दुनिया का ध्यान इसके ऊपर खींचना कि भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम जो कचरा घर का फेंकते हैं, समुद्र में इतना कचरा बढ़ रहा है कि जिससे जीव मर रहे हैं। हम जो दवाइयाँ, जैसे एंडोसाइक्लोपेन आपने सुना होगा, गिद्ध, जो गिद्ध है, गिद्ध अब मिलते नहीं, राइट, गिद्ध। तो ऐसे चीजों को सामने लाते कि भाई ऐसे पेस्टिसाइड हम कर रहे हैं जिसको जानवर खा रहे हो, फिर उससे पक्षी मर रहे हैं या कुछ हो रहा है। इन समस्याओं को जो है यूएनईपी सामने लेके आता है, राइट। और एक आधिकारिक वकील के रूप में काम करता है, ऑफिशियल लॉयर है ये, किसका, नेचर का, क्लाइमेट के संबंधित समस्याओं का, पृथ्वी का ये आधिकारिक वकील है। ये जो यूएनईपी की स्थापना है 5 जून 1972 को हुई थी और उसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। केन्या में जो है इसका मुख्यालय है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत याद हो जानी चाहिए, क्यों और किस लिए ये सारी चेजें हैं। यूएनईपी के फोकस क्षेत्र कौन से हैं? यूएनईपी के अगर फोकस क्षेत्र देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन, राइट, क्लाइमेट चेंज, राइट, हमने बताया था क्लाइमेट चेंज, पारिस्थितिक तंत्र प्रवर्धन, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, राइट, आपदाएं और संघर्ष, डिजास्टर एंड स्ट्रगल्स, डिजास्टर से रिलेटेड, राइट, पर्यावरण शासन, इन्वायरमेंट गवर्नेंस जैसे कहते हैं, इन्वायरमेंट गवर्नेंस की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस। देखिए जब हम इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील होंगे तभी तो हम अपनी नीतियां ऐसी बनाएंगे। क्यों, आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना को क्यों इतना अच्छा माना जाता है? उज्ज्वला योजना जो है, उज्ज्वला योजना को क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि उसने क्या रिप्लेसमेंट किया, चूल्हे को, राइट।
जो चूल्हा था उससे क्या होता था भाई, लकड़ियाँ डलती थी, लकड़ियाँ जो है लकड़ियाँ जलती थी। अब इसने क्या किया, गैस सस्ते में दे दिया, तो गैस के कारण क्या हुआ, उज्ज्वला योजना इसलिए अच्छी है। रसायन और संसाधन, रसायन और अपशिष्ट, राइट, केमिकल, देख रहे हो ना गंगा कैसे खराब हो गई है, गंगा यमुना में कैसे काला फॉग आ रहा है। तो और अपशिष्ट माने क्या, जो कचरा निकलता है वो सारी चीजें, और पर्यावरण की समीक्षा रिव्यू की जाएगी, पर्यावरण को रिव्यू किया जाएगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें कैसे नीति बनानी चाहिए, क्या हमें, जैसे दिल्ली में आजकल आप देख रहे हो कितना प्रदूषण है, उस प्रदूषण से कैसे निपटा जाए कि भाई ये फॉग और स्मोक, फॉग प्लस स्मोक, राइट, और ये क्या है, ये पॉल्यूटेंट्स है, सारे पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूशन के जो कण है वही तो हवा में होते हैं, फॉग ऑलरेडी है, स्मोक बन जा रहा है, क्या करेंगे, सारा का सारा विजिबिलिटी कम, आंख दिखने में प्रॉब्लम, खांसी हो रही है सबको, ये क्या है, ये पोल्यूशन है। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये समीक्षा किया जाएगी भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये केमिकल क्यों ना जाए नदी में, ये किस तरह से पर्यावरण को हम लोग जो है अच्छा रखें, क्लीन नीट वाटर, हवा कैसे शुद्ध मिले, इन सभी चीजों को जो है यहाँ देखा जाता है, राइट। उद्देश्य क्या है इसका, वैश्विक स्तर पर अच्छे पर्यावरण प्रथाओं, जो मैं जिसकी चर्चा कर रहा था अभी, उसको जो है सतत विकास को बढ़ावा देना है। वैश्विक पर्यावरण, उसकी गतिविधियों का समन्वय करना है पर्यावरण के क्षेत्र में, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत, राइट, उसको पूरा एक संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख निकाय के तौर पर इसका काम करना है। जागरूकता निर्माण करनी है सरकारों, नीति निर्माताओं और जनता के बीच में। कहा ना कि भाई गाड़ी कम इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, या जो है जलावन ना जलाओ, या जो अपने घर का कूड़ा आपने देखा होगा, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग रखो, नदियों में जो है उसका रिसाइकल किया करो। ये सारी चीजों को जो है जनता के प्रति भी, जनता के बीच में जाकर जो है सारी की सारी, देखा होगा आपने कि वो गाना बड़ा ट्यून बड़ी अच्छी है उसके, कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये जनता के प्रति क्यों भाई, कचरा कहीं पे भी नहीं फेंकना है, गाड़ी वाले को ही देना है, इसलिए वो आता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और गीला और सूखा कचरा अलग। तो ये जनता के प्रति जागरूकता बढ़ानी है, जनता में जागरूकता बढ़ानी है। और पर्यावरण संबंधी जितनी भी चिंता है उसको सरकारों और गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज भी, इन सब के साथ मिलकर काम करना है। नीति विकास, भाई देश में जैसे माधवराव गाडगिल जो है, इनके साथ सरकारें चर्चा करती है, सरकारें इनसे पूछती है कि हम कैसे बनाया जाए, इसको कैसे करें, यहाँ हमें फैक्ट्री सेटअप करनी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से सेंसिटिव पेड़ है जिसको ना काटा जाए, ये सभी चीजें, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वैज्ञानिक विशेषता, अनुसंधान वगैरह प्रदान की जाती है। यूएनईपी के जनक कौन है, ए जेन गुडाल, बी मॉरिस स्ट्रॉन्ग, सी डेविड एटनबरो, डी मेधा पाटकर। देखो मैंने ये क्वेश्चन वैसे डाल दिया है, ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है, पर फिर भी मैं इसका आंसर देता हूं। मॉरिस स्ट्रॉन्ग जो है ये यूएनईपी के जनक माने जाते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए कठिन मानता हूं, जनरली यूनाइटेड नेशंस को ही जनक मान लेते हैं लोग कि भाई ने किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि इसमें यूनाइटेड नेशन का नाम है, तो यूनाइटेड नेशन जो है यही इसका जनक भी हो सकता है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं लोग। तो वैसा नहीं है, यूनाइटेड नेशन नहीं है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये संस्था आती है, और यूएनईपी के जो जनक है वो मॉरिस स्ट्रॉन्ग है। इनके बारे में भी आप जानिएगा तो आपको बहुत अच्छी कुछ सुनने को मिलेगा, जब हम किसी और दिन जब अच्छे से और पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या, ए नैरोबी केन्या, बी पेरिस फ्रांस में, सी दिल्ली भारत में, डी यूके लंदन में, राइट। यूके का जो मतलब यूनाइटेड किंगडम है लंदन शहर में, दिल्ली भारत की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और जो केन्या देश है वहाँ। तो इनमें से किसमें जो है यूएनईपी का मुख्यालय आपको ये बताना है, राइट। तो देखिए दो तीन चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। हम ये जो चीजें सारी कराते हैं आपको, मोस्टली हमारा फोकस रहता है स्टेट पीसीएस पे।
राइट। स्टेट पीसीएस पे हमारा फोकस है और ये सारी की सारी खबर, ये सारी न्यूज जो है हम इसी एंगल से लेके आते हैं और इसका जो नेचर आप भी देखेंगे, आपके लिए बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो रिजर्व्स एंड एजर्शन के जो होते हैं, भाई ये इसका कारण है, इसका सकारात्मक है, इन सभी चीजों को जो है मिला जुलाकर हम ये पूरा न्यूज बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की न्यूज है और कई सारी खबरें यहाँ पे कवर होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यूज के लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं ऐसी ही खबरें, ऐसी ही न्यूज, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर लेके जो है रेगुलर आपके सामने हम अब आते रहेंगे। आप सबसे पहले तो एक काम करिए, हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया करके, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और फिर हम रेगुलर आपसे जो है मुलाकात करते रहेंगे। धन्यवाद।